नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार अभय स्टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, भारत और म्यांमार के बीच में कुछ होने जा रहा है। होने क्या जा रहा है कि भारत कुछ अपनी सीमा को म्यांमार को देगा और कुछ म्यांमार की जो क्षेत्र हैं उनको भारत अपने में मिलाएगा। यानी कि एक दूसरे के क्षेत्रों को एक्सचेंज किया जाएगा। ऐसा क्यों किया जाएगा? तो इसके पीछे का कारण यह है कि इसका इतिहास अभी हम आपको बताएंगे जो डिटेल में, कि हमारी जो सीमा थी भारत और म्यांमार की, ये क्लियर नहीं थी। बहुत दूरी तक जो है वो क्लियर नहीं थी कि कौन सा क्षेत्र जो है भारत का है, कौन सा क्षेत्र साथियों यहाँ पर म्यांमार का है। और ये जो किया धरा था, एक तरीके से देखा जाए तो अंग्रेजों के द्वारा किया धरा था। खैर, ये उससे पहले से भी चली आ रही है, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा इसको ज्यादा किया गया। फिर यहाँ की भौगोलिक स्थिति भी ऐसी है कि पहाड़ वगैरह है, जिसके वजह से यहाँ पर जो चीजें हैं फेंसिंग करने वाली, उसमें भी बहुत सारी बाधाएं हो रही थी। क्योंकि यहाँ पर नदियां बहती हैं, बहुत सारे ऐसे पर्वत हैं कि जहाँ पर आप एक्यूरेट जो है वो अपना, जैसे नदियां हैं तो वो अपना बहाव चेंज कर लेती हैं, फिर आप उसको भी यहाँ पर जो है वो सीमा मतलब कि नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से साथियों बहुत सारी दिक्कतें थी, जिसके वजह से अब फिलहाल जो है वो भारत क्या करने वाला है, तो म्यांमार के साथ भूमि का आदान प्रदान करेगा। आइए, इसकी पूरी वजह तो मैंने आपको अभी फिलहाल बता ही दी। साथियों, अगर आप देखें तो ये पूरा म्यांमार है। कभी एक समय था जब म्यांमार भी भारत का हुआ करता था, भारत का ही हिस्सा था, लेकिन जिसका पुराना नाम यहाँ पर वर्मा था, जिसको कि बाद में अंग्रेजों के द्वारा इसको स्वतंत्र कर दिया गया, मतलब कि एक अलग बना दिया गया। पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से इसको अलग किया गया अंग्रेजों के द्वारा, फिर जब भारत की आज़ादी हुई तो ये अलग देश ही यहाँ पर बना दिया गया। साथियों, अगर आप हेडलाइंस पर नजर डालें तो यहाँ आपको दिखेगा कि इंडिया टू एक्सचेंज टेरिटरी विथ म्यांमार, MEA जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, सेज प्रपोजल अंडर डिस्कशन। यानी कि जब हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा ये बात कही जाती है कि जो प्रपोजल है यह अभी डिस्कशन में है, तो इसका मतलब यही है कि बैकग्राउंड में बहुत सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पर चल रही हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सारी चीजें डिटेल में आपको बताते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की जितनी भी सारी भी घटनाएं होती हैं उनका विस्तार से विश्लेषण हम आप तक लेकर आने का प्रयास करते हैं, जो कि डिटेल में आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों, और यहाँ पर सारी चीजें आपको बताने का ट्राई करते हैं। साथियों, फिलहाल अभी हुआ क्या है, तो देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, इनका पहला आधिकारिक बयान जो है वो इसके ऊपर आया है। साथियों, जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल जी, इन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में स्वीकार किया इस बात को कि जो सीमा है उसके कुछ हिस्सों में अभी तक जो है वो तय नहीं हुआ है। यानी कि जो भारत और म्यांमार की सीमा है उसके कुछ हिस्से जो हैं वो अभी तक तय नहीं हुए हैं, इस बात को इन्होंने स्वीकार किया। उन सेक्टरों पर बातचीत अभी भी जो है वो जारी है, इनके द्वारा इस बात को कहा गया। उन्होंने जमीन की अदला बदली की सीधी पुष्टि नहीं की, लेकिन बातचीत जारी होने की बात को यहाँ पर माना है। यानी कि इन्होंने इस बात को स्वीकार या फिर स्वीकार करना, या फिर एक तरीके से कहा जाए तो इस पर कोई भी क्लेरिफिकेशन देना, वो वाला काम जो है वो नहीं किया है इन्होंने। इन्होंने सीधे सीधे सिर्फ और सिर्फ इस बात को माना है कि हाँ, बैकग्राउंड में बातें चल रही हैं, कुछ इस तरीके की जो चीजें हैं वो यहाँ पर बैकग्राउंड में चल रही हैं, उसके ऊपर डिस्कशन यहाँ पर किया जा रहा है। साथियों, यह बयान क्यों आया, तो देखिए अमेरिका की एक पत्रिका है जो कि द डिप्लोमेट नाम से है, उसमें 17 जुलाई 2026 को एक रिपोर्ट छपती है, और उसी के बाद से ये पूरा मुद्दा गर्म हो जाता है। उसमें साथियों कहा गया था कि भारत सरकार मणिपुर सीमा पर जमीन की अदला बदली की योजना पर जो है वो गंभीरता से विचार कर रही है। यानी कि जो मणिपुर वाला क्षेत्र है हमारा, उसके कुछ क्षेत्रों को एक्सचेंज करने के लिए यहाँ पर गंभीरता से जो है वो विचार यहाँ पर किया जा रहा है। इस बात की साथियों चर्चा मतलब कि 17 जुलाई को ही यहाँ पर 2026 के अंदर 17 जुलाई को जो है वो अमेरिका के एक पत्रिका में इस बात को छपती है, जिसके वजह से ये पूरा मुद्दा गर्म होता है। और फिर यहाँ पर जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल जी, ये निकल कर आते हैं और इस बात की एक तरीके से कहा जाए तो ये तो मान लेते हैं कि हाँ, डिस्कशन बैकग्राउंड में चल रहा है, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि जमीन की अदला बदली होगी या फिर नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं साथियों, और अब यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर प्रस्ताव क्या है। जो प्रस्ताव है वो रखा क्या गया है, तो पहला साथियों देखिए 1.4 वर्ग मील की जमीन की अदला बदली का प्रस्ताव है, जो कि सूत्रों के हवाले से ये पूरा न्यूज है।
जिसमें कि 65 से लेकर पिलर नंबर 65 से लेकर पिलर नंबर जो 68 है, जिनके बीच में यहाँ पर सीमांकन अधूरा है, यानी कि इन पिलर्स के बीच में सीमांकन अधूरा है। अगर इस पूरे दूरी की बात करें 65 से 68 के बीच में, तो 2.8 किलोमीटर का अनसुलझा हिस्से की जो है वो लंबाई है, यानी कि बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग 3 किलोमीटर आप मान के चलिए कि ऐसा इलाका है जो कि अभी क्लियर नहीं हुआ है कि ये वहां पर सीमा जो है वो क्लियर नहीं हुई है कि बाउंड्री क्या है वो यहाँ पर की नहीं क्लियर नहीं की गई है। साथियों 26 मई 2026 को सरकारी दस्तावेज की तारीख को मतलब कि यहाँ पर इसमें रखा गया है। साथियों अब यह कहाँ है यह इलाका, तो यह विवादित पट्टी मणिपुर के चंदेल जिले में साथियों है, जो कि म्यांमार के संगाइंग क्षेत्र में जो काबा घाटी है, क्वाबा घाटी, काबा वैली, उससे सटी हुई है, जो कि विदेश सचिव के प्रस्ताव पर सरकार 3 महीने के भीतर सीमांकन पूरा करने की योजना बना रही थी और पूरी 1643 किलोमीटर की सीमा से में से आज भी जो है वो लगभग 171 किलोमीटर का हिस्सा अभी सीमांकन नहीं है। मणिपुर का काबा घाटी और साथ में अरुणाचल प्रदेश का जो यहाँ पर लोहित सेक्टर है, ये दोनों अभी यहाँ पर सीमांकित नहीं है। मैं अगर आपको दिखाऊं मणिपुर का मैप, मणिपुर का मैप तो है यहाँ पर, लेकिन जो और मैप चाहिए वो नहीं है और मैं डेली इसमें कुछ ना कुछ भूल ही जा रहा हूँ, तो मैं इसको आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। सॉरी फॉर लेट, ये रहा मणिपुर का मैप, ठीक है। तो देखिए ये जो मणिपुर का मैप है, अगर आप इसको साथियों ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो ये चंदेल वाला इलाका है, यहीं पर साथियों जो है ये जो पूरा अगर आप सीमा देखें तो ये इस तरीके से साझा करते हैं ये मणिपुर के साथ। तो इसी पर साथियों पूरा जो है वो मैटर है, यहाँ पर जो पूरा मैटर है वो विवाद का जो जड़ है वो यही है, चंदेल जिले में ही है, यानी कि जो ये चंदेल जिला है आपका, यहीं पर साथियों ये पूरा मैटर है। आगे बढ़ते हैं। अगर साथियों टोटल बात की जाए हमारी कि हम म्यांमार के साथ कितनी सीमा साझा करते हैं, तो यह लगभग साथियों 1643 किलोमीटर का टोटल बॉर्डर साझा होता है, जिसके अंदर अभी भी लगभग हमने 171 किलोमीटर का ऐसा एरिया है जहां पर अभी फेंसिंग वगैरह नहीं हुई है, जो चीजें हैं वो यहाँ पर अभी क्लियर नहीं हुई है। हमारा मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य हैं जो कि यहाँ पर म्यांमार के साथ में जो है वो सीधा यहाँ पर सीमा साझा करते हैं, ठीक है। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर आपको बताते हैं कि ये जो काबा घाटी है इसका पूरा इतिहास आपको समझाते हैं कि इसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है, जो कि यहाँ पर अभी आपने देखा कि जो विवाद का जड़ है वो यह है कि मणिपुर की काबा घाटी और अरुणाचल प्रदेश का जो लोहित सेक्टर है, यहीं पर ये चीजें जो है वो क्लियर नहीं हो पाई हैं, जो सीमा डिसाइड करने वाला काम है वो यहाँ पर नहीं हो पाया है। तो ये साथियों काबा घाटी क्या है, तो देखिए यह 15वीं सदी की बात है। मणिपुर के राजा थे कियाम्बा और पोंग राज्य के राजा ने, इन दोनों ने मिलकर काबा घाटी के ऊपर कब्जा कर लिया। बाद में यह इलाका दोनों राज्यों में बांट दिया गया, यानी कि जो काबा घाटी है यह मणिपुर के राजा थे कियम्बा और पोंग राज्य के एक राजा थे, उन दोनों ने मिलकर इस पूरी घाटी के ऊपर कब्जा कर लिया और बाद में इस इलाके को आपस में बांट लिया। साथियों सदियों तक यह जो उपजाऊ घाटी है यह मणिपुर राजाओं और बर्मी राजाओं जैसे कि राजा बिनित्रोंग करके थे, इनके बीच में बार बार हाथ में बदलती रही, यानी कि कभी इस राजा के पास थी, कभी उस राजा के पास थी, और यह कभी मणिपुर का हिस्सा थी और कभी यह बर्मा का यहाँ पर हिस्सा बनती रही। उसके बाद साथियों 1813 के अंदर मणिपुर के जो राजा थे मरजीत सिंह, इन्होंने बर्मा से गद्दी पाने में मदद के बदले में जो काबा घाटी है वो बर्मा को सौंप दी, यानी कि इन्होंने हेल्प लेने के लिए कि मणिपुर के ये जो राजा थे ये मरजीत सिंह, इन्होंने बर्मा से गद्दी पाने में मदद करने के लिए, यानी कि यह खुद राजा बनने के चक्कर में मणिपुर के, इन्होंने कहा कि जो बर्मा था जो उस समय, उससे गद्दी पाने के लिए यहाँ पर मतलब कि हेल्प कर दे, वो वहाँ के जो राजा हैं वो इनकी हेल्प कर दें ताकि यह जो है वो यहाँ पर मणिपुर के राजा बन पाए। इसके लिए इन्होंने कहा कि हम आपको काबा घाटी जो है वो हम आपको दे देंगे, यानी कि म्यांमार को यहाँ पर सौंप देंगे।
ये साथियों पूरा इनका जो एक तरीके से इतिहास रहा अंग्रेजों के पहले वाला वो था। अब इसके बाद साथियों अंग्रेजों के दौर में असली मोड़ आता है 1824 से लेकर 1826 तक। यहाँ पर प्रथम आंग्ल और बर्मी युद्ध होता है और युद्ध के दौरान मणिपुर के राजकुमार गंभीर सिंह ने बर्मी सेना को खदेड़कर जो काबा घाटी है फिर से उस पर कब्जा कर लिया। और युद्ध के अंत में जो यांडोबा की संधि यहाँ पर हुई, एक संधि होती है इस युद्ध को, अब कोई भी युद्ध जब समाप्त होता है तो वहां पर एक संधि तो की ही जाती है। तो यहाँ पर यांडोबा की संधि होती है जो कि 1826 में होती है, जिसमें कि बर्मा ने असम और मणिपुर पर अपने सारे दावे छोड़ दिए और ये इलाका औपचारिक रूप से फिर ब्रिटिश भारत का जो है वो हिस्सा बन जाता है। तो ये तो इसका जो है वो अंग्रेजों के दौर का इतिहास था। इसके बाद साथियों आता है 1834, जिसमें घाटी जो है वो वापस वर्मा को यानी कि म्यांमार को सौंप दी जाती है। 9 जनवरी 1834 को ब्रिटिश के अधिकारियों ने बर्मा विरोधी विद्रोह को शांत करने के लिए जो काबा घाटी है पूरी तरह से बर्मा को सौंप दी और 25 जनवरी 1834 को समझौते में मणिपुर के राजा गंभीर सिंह को मुआवजा के तौर पर हर महीने लगभग 500 सिक्के रुपए देने की यहाँ पर बात की गई। यानी कि घाटी लीज पर नहीं, हमेशा के लिए दे दी गई। यानी कि यहाँ पर जो है बर्मा के अंदर बहुत ज्यादा अशांति फैल रही थी। अब चूंकि बर्मा जो है वो यानी कि इस समय का म्यांमार, उस समय का बर्मा, दोनों अंग्रेजों के कंट्रोल में थे। तो अंग्रेजों वहां पर जो है विद्रोह हो रहा था, तो उस विद्रोह को शांत करने के लिए ये लोग क्या किए, चूंकि दोनों इलाका ब्रिटिश का ही था, इनका काम था कि शांति रहे ताकि हम लोग अपना लूटपाट कर पाए, कमा पाए अच्छे से। मेन मकसद तो इनका यही था। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, 1834 के अंदर एक समझौता कर लिया और उस समझौते में जो गंभीर सिंह थे, जो कि कभी इसको जीते थे बर्मा की सेना को खदेड़ कर, उनसे कहा गया कि हम आपको, अंग्रेजों ने कहा कि हम आपको 500 रुपए सिक्के जो है वो आपको यहाँ पर कब देंगे, तो हर महीने आपको देंगे। इसके बदले में आप जो ये बर्मा वाला मतलब जो ये घाटी वाला इलाका है ये आप बर्मा को सौंप दीजिए। तो फिर लास्ट में ये यहाँ पर इस बात को मान जाते हैं। इसका मतलब यह है कि यह लीज पर नहीं दिए थे, यानी कि यह जो 500 सिक्के था इसका मतलब यह नहीं था कि इनको ये पूरा जो है एक तरीके से किराए पर दे दिए या लीज पर दे दिए थे। यह हमेशा के लिए साथियों जो है यह बर्मा को सौंप दिया गया था। तो इस तरीके से बर्मा में जो है ये यहाँ पर जो काबा घाटी है वो इस तरीके से बर्मा में चली जाती है। साथियों आजादी के बाद 1967 में सीमा की संधि होती है, जिसमें नेहरू ने कुछ नहीं सौंपा था, लेकिन यहाँ भ्रांति फैलाई जाती है, यानी कि फेक न्यूज फैलाई जाती है कि नेहरू ने 1953 में जो काबा घाटी है वो बर्मा को उपहार में दे दी थी। लेकिन इतिहासकारों के मुताबिक यह 1834 में ही तय हो चुका था कि नेहरू सरकार ने केवल वही सीमा रेखा को स्वीकार किया जो अंग्रेजों के समय से चली आ रही थी और कोई नई जमीन यहाँ पर नहीं दी गई। यानी कि यह बहुत ज्यादा न्यूज इसको फैलाया गया कि जो नेहरू जी हैं जो काबा घाटी है, क्योंकि साथियों जो काबा घाटी है बहुत ज्यादा उपजाऊ वाला क्षेत्र है, वहां पर बहुत अच्छी जो फसलें होती हैं। तो इसलिए जो भी देश है, म्यांमार चाहता है कि वो उसके में रहे, भारत चाहता था वो उसके में रहे, मतलब जो उस समय के मणिपुर के जो राजा थे वो चाहते थे कि वो उसके में रहे। तो इसलिए साथियों ये पूरा विवाद स्टार्ट होता है, जिसमें कि बाद में जो है नेहरू जी पर आरोप लगता है कि यह जो है 1953 के अंदर बर्मा को यह घाटी जो है वो सौंप देते हैं, यानी कि दे देते हैं। लेकिन वास्तविकता यह थी कि यह जो काम था 1834 में ही अंग्रेजों ने यहाँ पर कर दिया था और जो राजा थे वहां के गंभीर सिंह, उनको 500 रुपए एक तरीके से 500 रुपए सिक्के जो है वो हर महीना देने पर जो है तय करके ये जो पूरी घाटी थी वो जो है वो म्यांमार को उसी समय दे दी थी। और नेहरू जी ने वही माना था जो अंग्रेजों ने उस समय सीमा रखी थी, उसी को नेहरू जी भी जो है मानते चले आ रहे थे। साथियों 10 मार्च 1967 को इंदिरा गांधी की सरकार आती है और भारत वर्मा सीमा समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं और यहीं से पूरी सीमा रेखा है वो तय करने वाला या जो है वो पहला औपचारिक समझौता जो है बनकर आता है। यानी कि 1967 के अंदर 10 मार्च 1967 को इंदिरा गांधी जी की सरकार ने बर्मा के साथ में मिलकर, म्यांमार के साथ में मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, एक समझौता जो है वो साइन किया कि अब जो है दोनों लोग मिलकर अपनी सीमा को यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि कौन सा इलाका भारत का है, कौन सा इलाका यहाँ पर म्यांमार का है। और यह पहली जो है वो चीज थी जिसमें कि यहाँ पर ये औपचारिक रूप से जो है ये काम यहाँ पर किया गया था। अब साथियों यहाँ पर एक चीज और है जो ये पूरी सीमा को बनाने का काम है कि मतलब डिसाइड करने वाला। इसमें साथियों जो अड़चने हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि यहाँ पर साथियों जो आदिवासी लोग हैं वो कुछ ऐसे हैं कि जो कि बर्मा के साइड में रह रहे हैं और उन्हीं के कुछ परिवार के सदस्य ऐसे हैं
जो कि आपके क्या कहते हैं कि इस एरिया में भारत वाले क्षेत्र में रहते हैं। तो यहाँ पर साथियों एक मूवमेंट चलता है, फ्री मूवमेंट रिजीम, जो कि FMR के नाम से जाना जाता है। इसकी समाप्ति भी हुई। यह था क्या, तो 2018 में में लागू यह व्यवस्था सीमा के दोनों ओर रहने वाले जो जनजातीय थे उनको बिना वीजा के 16 किलोमीटर तक आर पार आने जाने की जो है वो छूट देती थी, ताकि वो रिश्तेदारों और व्यापारों का ध्यान रख सकें, यानी कि वो अपने रिश्तेदारियों, जो उनकी रिश्तेदारी है उनसे जाकर मिल सकें और जो उनके व्यापार वगैरह हैं वो यहाँ पर कर सकें। लगभग 16 किलोमीटर अंदर तक वो जो बर्मा के क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं वो आ सकते थे भारत के अंदर बिना वीजा के, और भारत के क्षेत्र के लोग भी यहाँ पर बर्मा के अंदर जाकर मस्त घूम सकते थे 16 किलोमीटर की एरिया में, उनको कोई भी दिक्कत नहीं थी। यह जो है इसी के तहत दिया जाता था, फ्री मूवमेंट रिजीम के तहत। ठीक है, अब सरकार इसे खत्म क्यों कर रही है, तो साथियों मणिपुर हिंसा के बाद में केंद्र सरकार का मानना है कि इस खुली सीमा का फायदा उठाकर जो अवैध घुसपैठ है, हथियारों और ड्रग्स की तस्करी, उग्रवादियों की आवाजाही हो रही है, लेकिन जो FMR है वो उसको पूरी तरह से यहाँ पर खत्म करने और सीमा पर बाड़ लगाने यानी कि फेंसिंग करने के लिए सबसे पहले एक साफ विवाद रहित सीमा रेखा खींचना जो है यह इंपॉर्टेंट है। और यही वजह है कि सीमांकन अब तेजी से यहाँ पर पूरा किया जा रहा है, यानी कि इसी रीजन के वजह से यहाँ पर अब जो सीमांकन है, जो सीमा लाइन को क्लियर करना है कि क्षेत्र को डिसाइड कर लिया जाए कि कौन किसका है, यह यहाँ पर किया जा रहा है। क्योंकि जो मणिपुर के अंदर हिंसा हुई है इसमें सरकार का मानना है कि इसमें सबसे ज्यादा जो योगदान है उस FMR का है, क्योंकि जो उग्रवादी थे, जो ड्रग्स तस्कर थे, जो उनको हथियार पहुंचाने का काम करते थे, वो इसी के हेल्प से यहाँ पर कर लिया करते थे। तो इसलिए सरकार अब इसको यहाँ पर खत्म करना चाह रही है। अब साथियों आगे बढ़े, और भारत अभी क्यों इसमें जल्दी दिखा रहा है इतनी जल्दी, तो देखिए लगभग 3.22 अरब डॉलर की यहाँ पर बॉर्डर फेंसिंग परियोजना जो है वो यहाँ पर लागू की गई है, जो कि इस पूरे 1643 किलोमीटर की जो एरिया है इसमें फेंसिंग करने के लिए इसको इतना फंड जो है वो दिया गया है, जिसमें कि मंजूर बजट जो है वो फेंसिंग और पेट्रोल ट्रकों के लिए यहाँ पर लगभग इतने का किया गया है, जो कि यह 2024 के ही अंदर इस योजना की घोषणा की गई थी। और बाढ़ लगाने से पहले सीमांकन जरूरी क्यों है, देखिए जिस भी हिस्से में सीमांकन रेखा ही तय नहीं है वहां पर फेंसिंग नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि दोनों देशों में यहाँ पर विवाद खड़ा हो सकता है। और इसलिए सरकार पहले ही पिलर 65 से लेकर 68 के बीच में 2.8 किलोमीटर के हिस्से में सीमांकन करना चाहती है, ताकि आगे पूरी सीमा में फेंसिंग और गश्त मार्ग का जो काम है वो बिना रुकावट के चल सके। मकसद यही है कि जो अवैध घुसपैठ है, जो ड्रग तस्करी है और जो उग्रवाद की गतिविधियां हैं उनको यहाँ पर रोका जा सके, वो भारत सरकार का मेन। इसमें साथियों सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है ना कि म्यांमार के अंदर कोई स्थिर सरकार ही नहीं है, वहां पर उग्रवाद बहुत ज्यादा है, वहां पर कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जिसके साथ बात किया जा सके। वहां पर साथियों मतलब कि आतंकवादी ग्रुप ही कह लीजिए, एक तरीके से उनको आतंकवादी तो नहीं कह सकते हैं लेकिन उसको माना जाता है। तो उन लोगों का कब्जा है उस क्षेत्र पर बहुत सारे एरियाज में, तो इसलिए साथियों वो यहाँ पर जो डिस्टर्ब करके रखते हैं, वहाँ की जो सेना है उसका उसके ऊपर कब्जा है, वो वहाँ पे रूल करती है, जो उसका मुख्य इलाका है। तो इसके वजह से साथियों बहुत ज्यादा यहाँ पर दिक्कत आती है कि आखिर बातचीत किससे की जाए। जब कोई एक सरकार रहे तब तो वहां पर बात हो, कभी आर्मी का शासन होता है, कभी लोकतंत्र होता है, कभी उग्रवादियों का होता है। तो इसके वजह से सबसे ज्यादा साथियों यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब साथियों यहाँ पर विरोध कौन कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर एक कोकोमी करके एक कड़ा विरोध करने वाले लोग हैं यहाँ पर। यह एक कमेटी है जो कि आन मणिपुर मतलब कि कोऑर्डिनेटिंग कमेटी है ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी, जो कि मैतेई जो नागरिक संगठन है उनके द्वारा इसको बनाया गया है। और यह 2019 में केंद्र और नागा उग्रवादी के गुटों के बीच में शांति वार्ता के दौरान बनाई गई थी, और मणिपुर के क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के मकसद से साथियों इसको यहाँ पर बनाया गया था, इसको जो है वो गठित किया गया था। लेकिन यही लोग अब इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि मणिपुर का कोई भी क्षेत्र जो है वो म्यांमार को दिया जाए, क्योंकि जो इनके राजशाही थी, जो इनके राजा से जुड़े जो इनके इमोशनल सेंटिमेंट्स थे, जो यहाँ पर जो मतलब की विरासत की चीजें थी, ऐतिहासिक चीजें थी, वो सभी जो है वो बांका घाटी और वो जो इलाका है क्या कहते हैं कि चंदेल वाला राज्य जो है डिस्ट्रिक्ट जो है
उसी से जो लगा हुआ सीमा है वहीं पर है, और इसलिए ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जो है वहां पर जो इनका क्षेत्र है वो जो है म्यांमार को दिया जाए। साथियों, इनका तर्क है कि मणिपुर में मौजूद सीमाएं पीढ़ियों से चली आ रही हैं और इन्हें जो पराक्रम है माना जाए, यानी कि इस पर कोई भी नेगोशिएशन जो है वो नहीं किया जाएगा। संगठन का साथियों कहना है कि 1949 में भारतीय संघ के विलय के बाद में से ही मणिपुर ऐतिहासिक इलाके गंवाता आया है और अब और जमीन नहीं दी जा सकती है। यानी कि भारत, इनका कहना है कि हम लोग जब से यहाँ पर भारत आजाद हुआ है, हम भारतीय संघ में मिले हैं, तब से हमारा जो ऐतिहासिक इलाका है सब हम जो है वो छूटते जा रहे हैं, म्यांमार को देते जा रहे हैं, लेकिन अब हम यहाँ पर इस तरीके का काम नहीं करेंगे। स्थानीय जनता की सहमति के बिना केंद्र और कोई भी एक तरफा फैसला यहाँ पर नहीं लेना चाहिए, इन लोगों का जो है वो कहना है। ठीक है, बाकी अब आगे देखना होगा कि यहाँ पर होता क्या है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या इस तरीके का काम आज से पहले भी कभी हुआ है? तो जी हाँ साथियों, अगर आप देखें तो बांग्लादेश के साथ 2015 के अंदर में यह काम हुआ था, जो कि भारत बांग्लादेश भूमि समझौता जो है एलबीए के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। यह काम साथियों करने के लिए तो कांग्रेस ने ही इसका जो है वो पूरा सारी चीजें कर दी थी। बस इसको कहा जाए तो मतलब एक तरीके से बस उस समय उनकी सरकार नहीं, 14 में आपको पता है कि एनडीए गवर्नमेंट आ गई थी, जो सुषमा स्वराज जी थी, उन्होंने भी इस बात के लिए कांग्रेस को धन्यवाद किया था और उन्होंने कहा था कि ये जो काम था ये पूरा एक तरीके से पूरा काम करने का काम जो है वो कांग्रेस सरकार ने किया है, ये लोग सिर्फ इसको जो है एग्जीक्यूट कर रहे हैं एक तरीके से। तो साथियों 1974 के अंदर इंदिरा गांधी और शेख मुजीब के बीच में बनी संधि को भारत के 41 साल पूरे 41 साल बाद 2015 के अंदर संविधान में 6वां संविधान संशोधन करके जो है इसको लागू किया गया, जिसमें मोदी सरकार ने जो नेबरहुड फर्स्ट की जो है वो नीति के तहत इस काम को एग्जीक्यूट किया और 162 जो है एनक्लेव्स की अदला बदली की गई, यानी कि ऐसे क्षेत्र जो बांग्लादेश के अंदर हैं वो भारत को मिले और कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो भारत के अंदर थे वो बांग्लादेश को दिए गए। जैसे कि 111 ऐसे थे जो कि भारतीय एनक्लेव बांग्लादेश को दे दिए गए और लगभग 51 ऐसे क्षेत्र थे जो कि बांग्लादेश के अंदर थे वो भारत को दे दिए गए। वहीं साथियों लगभग 51,000 लोगों को यहाँ पर जो है इसके तहत नागरिकता मिली थी, क्योंकि हमने उसमें जो है इनको शामिल किया था। अब वो जो क्षेत्र भारत के अंदर शामिल हुआ था तो अब वहाँ पे रहने वाले लोग भी तो भारत के हुए, तो उनको जो है यहाँ पर नागरिकता दी गई थी। वहीं साथियों 1947 के बंटवारे की गलतियां और आज का यहाँ पर यह मामला जो है वो निकल कर आता है। जो एनक्लेव्स की समस्या कहाँ से आई है, यानी कि कोई हमारा क्षेत्र उनके अंदर है या उनका कोई क्षेत्र हमारे अंदर है, यह समस्या आई कहाँ से है? तो साथियों जो 1793 की दो रियासतों के बीच हुई एक संधि से बने ये द्वीप जैसे इलाके भारत पाकिस्तान बंटवारे 1947 में किसी भी देश की सीमा में ठीक तरीके से शामिल नहीं हुए थे और वहां के लोगों को दशकों तक बिना नागरिकता के स्कूल, अस्पताल और पहचान पत्र के जो है ये लोग जीते रहे। यानी कि कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो न कि भारत के अंदर थे न ही पाकिस्तान के अंदर थे, जो कि उस समय पूर्वी पाकिस्तान था ना बांग्लादेश, तो उसके थे। तो ये सारी जो चीजें थी ये यहाँ पर सीमा के बंटवारे को ही लेकर हुई थी, क्योंकि यहाँ अच्छे तरीके से नहीं किया गया था। बाकी अब फिलहाल जो है वो इसके साथ बांग्लादेश के साथ तो सेटल हो ही गया है, अब यहाँ पर म्यांमार के साथ सेटल किया जा रहा है। अब देखना होगा कि कब तक ये सारी चीजें एग्जीक्यूट की जा सकती हैं। अब आगे क्या होने की संभावना है, तो अब यहाँ पर जो एमईए है उसने साफ यह कह ही चुका है वो कि भारत का म्यांमार से कोई बड़ा सीमा विवाद नहीं है, सिर्फ कुछ पिलरों का सीमांकन बाकी है और यह द्विपक्षीय तंत्र से जो है वो सुलझाया जाएगा। वहीं राजनीतिक दबाव यह है कि मणिपुर पहले से ही यहाँ पर मैतेई और कुकी जनजातियां संघर्ष झेल ही रहा है। आपको पता ही इन दोनों के बीच में कितना बड़ा गृह युद्ध अभी मणिपुर के अंदर चलता ही रहता है। तो ऐसे में किसी भी जमीन के हस्तांतरण पर राज्य में जो है वो संवेदनशीलता और भी जो है यहाँ पर ज्यादा हो सकती है। वहीं सामरिक प्राथमिकता कि केंद्र के लिए फेंसिंग और एफएमआर की समाप्ति राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता है और इसलिए सीमांकन प्रक्रिया धीमी तो हो सकती है लेकिन रुकना संभव नहीं है। यानी कि यह रुकेगी नहीं, यह होगी तो जरूर होगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम जो है वो लिया जा सके ताकि ये जो कुकी और मैतेई वाला मैटर है इसको भी सॉर्ट आउट करके ये सारी चीजें की जा सके। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को म्यांमार के साथ जमीन की अदला बदली करनी चाहिए ताकि सीमा सुरक्षित हो सके, या फिर मणिपुर का 1 इंच जमीन भी समझौते के लायक नहीं है? इस बात पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं और अगर चैनल पर नया सब्सक्राइब करिएगा। बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।